Hello, good evening. Uh, we are presenting science lectures, particularly which is focused on Bihar Public Service Commission prelims examination. लास्ट 2 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। इसका रीज़न ये है कि बगल में कुछ फंक्शंस वगैरह थे, तो बहुत ज़्यादा शोर था, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाया था। नाउ we are in position to present another lecture on physics. Since the scope of syllabus is particularly focused for the prelims examination, so I am not going in very much detail. So welcome everyone via Education 360, Education Without Cost. We are dealing these topics today, and I am not going very much detail. I have already told you that I am only focusing for the Bihar Public Service Commission prelims examination only. So अब वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं साइंस के। आप बहुत आसानी से बिना ज़्यादा किसी मेहनत के 28 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट करेगा। पढ़ना क्या है इसके लिए? तो सिर्फ लूसेंट। अगर आप लूसेंट कवर करते हैं, और एक बार में तो नहीं होगा, बिलीव मी, एटलीस्ट इसको आप 3 टाइम्स पढ़िए और आसानी से आप 28 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट अस मूव ऑन द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें छूट गई थी, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि कुछ एसआई यूनिट्स आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है पास्कल। ये याद रखना, काफ़ी बेसिक चीज़ है, बट यही आते हैं एग्जाम में। या फिर उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर जो है एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि लास्ट 65th में ये क्वेश्चन था कि प्रेशर स्केलर है या वेक्टर। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रेशर जो स्केलर क्वांटिटी, क्यों स्केलर क्वांटिटी, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। जो फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट में बात करें तो इसको बोलते हैं डाइन। और 1 न्यूटन को अगर डाइन में कन्वर्ट करना हो तो आप लिखिए 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन को क्या लिखते हैं, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज 1000 ग्राम इंटू 100 मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर, दैट इज 10 टू द पावर 5 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन। जो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी को हम लोग डाइन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये क्वेश्चन आता है कि 1 न्यूटन में 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, या फिर कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, एंड और व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ये these are the questions which they used to ask in science part. And also force is a vector quantity because it has a direction, and it also do not follow the arithmetic law of vector addition. It follow the parallelogram law, or you can say triangle law, or you can say polygon law of vector addition. ये सब addition क्या होता है, we don't have to know that now. और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है। तो ये देख के लग सकता है कि इसमें चूंकि ईयर है तो आपको लग सकता है कि ये टाइम का यूनिट है, बट लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन दे यूज टू आस्क इन साइंस पार्ट। तो 1 लाइट ईयर जो है वो, अगर इसको कन्वर्ट करना हो मीटर के अंदर, लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का। लाइट ईयर का मतलब क्या है कि लाइट का जो स्पीड है वो कितना है आपका, तो अप्रॉक्स 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये लाइट का स्पीड है। 1 सेकेंड में जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो इस हिसाब से लाइट ईयर का मतलब ये हुआ कि एक ईयर के अंदर जो लाइट वेव है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दैट डिस्टेंस इज सेड टू बी 1 लाइट ईयर। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, मतलब 3 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना हुआ, 1 ईयर। अगर उसको हम 365 डेज लेके चलते हैं तो इसमें 365 डेज में 21 आवर होता है, 1 आवर में 60 मिनट, और 1
मिनट में 60 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो आपका लगभग निकल के आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 1 लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं। तो आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। दिस इज द लेंथ which is in 1 light year. Okay, now see one more thing that we have to keep in our mind that what is astronomical unit। ये बहुत छोटा सा चीज़ है बट क्वेश्चन तो यही आ रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और छूट जाते हैं क्वेश्चन। रियली मैं बताता हूँ कि इस बार भी मेरे से एक क्वेश्चन छूट गया था, बहुत आसान क्वेश्चन था, वो मैं डिस्कस करूँगा कि लास्ट में कि कैसे काफ़ी मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बट होता है कि आपको आते हुए भी आप गलत कर देते हैं। तो आई विल डिस्कस दैट इन लास्ट इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। ओके, तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का क्या है कि अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, बिकॉज दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज आवर अर्थ विच इज ऑन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट रिवॉल्व एंड दिस इज आवर सन, और जो अर्थ है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है ना, सन के अराउंड। तो जो एवरेज डिस्टेंस है वो अर्थ और सन के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये भी आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे निकालेंगे, तो लाइट का स्पीड कितना होता है, अभी मैंने बताया 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमको पता है कि सन से अर्थ के पास लाइट आने में लगभग जो है वो आपका 8 मिनट 15 सेकेंड का टाइम लगता है। ओके, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड में कन्वर्ट करके, तो आपका जो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू है वो आपका निकल के आता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, ये आपको याद रखना है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या चीज़ है ये आपको याद रखना है, इसका मीटर में वैल्यू क्या होता है वो याद रखना है। सेकेंड चीज़ है पारसेक। ठीक है, पारसेक क्या होता है, पारसेक जो है ये भी डिस्टेंस का मेजरमेंट है और इसका जो वैल्यू होता है 1 पारसेक, दिस इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो ये डिस्टेंस भी आपको याद रखना है कि 1 पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो 3.26 लाइट ईयर। ओके, या फिर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करिए तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये डिस्टेंस आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद से हम कुछ नॉटिकल माइल क्या होता है, तो ये हम लोग नेविगेशन में इसका यूज़ करते हैं नॉटिकल माइल। तो 1 नॉटिकल माइल का जो डिस्टेंस है वो होता है 6020 फीट, ये डिस्टेंस होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे एंगस्ट्रम क्या होता है, एंगस्ट्रम, ठीक ना, तो ये 10⁻−10 मीटर होता है। नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, नैनोमीटर, तो ये होता है आपका 10⁻−9 मीटर। यही क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसा देख के लग सकता है कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस है बट क्वेश्चन ही यही आते हैं। फिर माइक्रोमीटर का क्या मतलब होता है, तो ये होता है माइक्रोमीटर मतलब 10⁻6 मीटर। कम से कम इतना आपको याद रखना है, -10⁻24 से लेके 10⁻+24 तक का हम लोग याद करते हैं, बट उसमें से आपको इतना तो याद ही रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एंगस्ट्रम क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है। ओके, फिर उसके बाद से जो है आपको चंद्रशेखर लिमिट क्या है, तो ये चंद्रशेखर जो थे वो इंडियन साइंटिस्ट थे, इनका बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स के अंदर। तो चंद्रशेखर लिमिट जो है ये मास का मेजरमेंट है, मास का मेजरमेंट है। और जो सन होता है, सन के मास से 1.4 टाइम्स ज़्यादा होता है। मतलब जो सन का मास है उससे 1.4 टाइम्स जो मास होता है उसको हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर
लिमिट, और ये जो वैल्यू है वो निकल के आती है 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। तो ये आपको याद रखनी है कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है। तो चंद्रशेखर लिमिट मास का यूनिट है और जो कि बराबर होता है सन के मास के 1.4 टाइम्स। ओके, और किस तो इसके अंदर नहीं है लीप ईयर। आप ऑलरेडी जानते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। बेसिकली कोई भी लीप ईयर निकालने के लिए एक नॉर्मल तरीका ये है कि उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। कोई भी ईयर दिया, जैसे 2019 दिया हुआ है, इसको 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये लीप ईयर नहीं है। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि वो आपका 100th ईयर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2000, ये ईयर लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। 1900 ये 4 से डिवाइडेड है, बट ये आपका लीप ईयर नहीं है, तो वो आपका सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए, शताब्दी वर्ष नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग लीप ईयर निकालते हैं। ओके, नाउ जो है अब हम लोग जो छोड़ के सब छूटा हुआ था लास्ट वीडियो में, वो ठीक है, धीरे धीरे और भी चीज़ें आती जाएंगी, उसको डिस्कस करते जाएंगे। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं मोशन के ऊपर, ठीक। तो मोशन क्या चीज़ है? मोशन इज सिंपली द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर बॉडी और सराउंडिंग, उसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे जस्ट सपोज करें कि ये आपका बस है और बस में 2 सीट है, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, और यहाँ पे एक फार्मर है जो कि अपने खेत में है, ठीक, ये अपने खेत में है। तो अगर किसी वजह से कुछ ऐसा सिस्टम हम डेवलप करते हैं कि इसको सिर्फ ये आदमी दिखाई दे, ए, इस ये आदमी है ए, ये है बी और ये है सी, तो इसको सिर्फ ए दिखाई देगा, बस दिखाई नहीं देगा, बी नहीं दिखाई देगा। अगर वो सिर्फ ए को देख रहा है तो वो क्या बोलेगा कि ए जो है वो मोशन में है, ठीक है, और ए के मोशन का डायरेक्शन किधर है, तो इस डायरेक्शन में। अगर वो सिर्फ बी को देखे तो बोलेगा कि बी जो है वो भी मोशन में है, और बी के मोशन का डायरेक्शन किधर है, तो वो भी इस डायरेक्शन में है। और अगर ए देखता है इस फार्मर को तो बोलेगा कि जो फार्मर है वो भी मोशन में है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो किस तरह है, इस डायरेक्शन में। जब आप बस से जाते हैं तो आपको लगता है कि पेड़ पौधा सब पीछे छूट रहा है, तो वही चीज़ है कि उसको लगेगा कि जो फार्मर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अगर बी जो है वो एफ को देखता है, ठीक ना, तो उसको भी क्या लगेगा कि एफ जो है बी जो है वो सी, सॉरी एफ नहीं है, ये सी है, सी को देखता है तो उसको ही लगेगा कि ये मोशन में है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। अब देखिए ऑब्जर्वर बदल रहा है तो मोशन के डायरेक्शंस चेंज हो रहा है कि अब एक और चीज़ देखिए कि अगर ए देख रहा है, यहाँ पे कौन देख रहा था, सी देख रहा था ए को, यहाँ पर सी देख रहा था बी को, यहाँ पे ए देख रहा है सी को, यहाँ पे बी देख रहा है सी को। अगर बी देखे ए को तो ए के बारे में वो बोलेगा कि ही इज इन रेस्ट, ठीक है। क्यों रेस्ट में? क्योंकि ए का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुआ बी के रिस्पेक्ट में। अगर ए देखता है बी को तो वो भी बोलेगा कि बी जो है वो किस में है, रेस्ट में। मतलब कि अगर ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज हो जाए तो मोशन का डेफिनेशन बदल जाता है। तो मोशन किस पे, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि किसके रेफरेंस में हम लोग मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। अगर ए जो है वो बी के मोशन को डिफाइन किसके रेफरेंस में कर रहा है, तो इस बस के रेस्पेक्ट में, कि बस के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन नहीं चेंज हुआ, इसलिए ए ने बोला कि बी रेस्ट में है। इस बस के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन नहीं चेंज हुआ, इसलिए बी ने बोला कि ए रेस्ट में है। लेकिन इस बस के रेस्पेक्ट में इस सी का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, इसलिए ए और बी ने कहा कि सी रेस्ट में है। ये जो फार्मर है ये अर्थ के ऊपर है और अर्थ का रिस्पेक्ट में इसने देखा कि इस बस का पोजीशन चेंज हुआ, ए का पोजीशन चेंज हुआ, बी का पोजीशन चेंज हुआ, इसलिए इस फार्मर ने कहा कि बस जो है वो मोशन में है, ये बी जो है वो भी मोशन में है, जो ए है वो भी मोशन में है। एक और सिंपल चीज़ और लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा मोशन का जो कॉन्सेप्ट है कि अर्थ जो है वो हम लोग खड़े हैं, ठीक है। अर्थ के किसी पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे स्टैंड है, तो हमको लगता है कि अर्थ रेस्ट में है,
अर्थ हमारा रेस्ट में है, अर्थ मोशन में नहीं है, ठीक। बट अगर आप अर्थ से बाहर निकल जाइए, स्पेस में चले जाइए, तब आपको लगेगा नहीं, ये जो आदमी है वो रेस्ट में नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपका जो घर है वो रेस्ट में है ना, आपका जो घर है वो रेस्ट में, लेकिन जब आप स्पेस से बाहर निकलेगा तो आपको पता नहीं, आपका जो घर है वो एक्चुअली एक सर्कुलर मोशन में है, ठीक। और क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है तो आप ये चीज़ आपको स्पेस से दिखेगा। क्या हुआ, आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज किया। पहले आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ था, अर्थ के ऊपर, तो आप देख रहे थे कि अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन, घर का पोजीशन चेंज नहीं हुआ था, तो आपने बोला कि घर रेस्ट में। लेकिन आप जैसे ही स्पेस में गए, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब अर्थ नहीं रहा, अब आपका स्पेस हो गया, और अब आप देख रहे हैं कि ये जो घर है वो एक सर्कुलर मोशन में है, तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारा घर जो है सर्कुलर मोशन है। अब एक और चीज़, जो अर्थ है ये सन के अराउंड भी घूम रहा है, तो आप देखते हैं कि घर के पास दो मोशन है, एक तो ये यहाँ भी सर्कुलर मोशन कर रहा है इस अर्थ के साथ, और रोटेटरी मोशन है चूंकि अर्थ के अंदर, और दूसरा ये सन के अराउंड भी घूम रहा है, तो इस घर के अंदर दो टाइप का मोशन हो गया। तो एक ही घर है, जब आप अर्थ पे हैं तो वो आपको रेस्ट में दिख रहा है, जब आप स्पेस में जा रहे हैं तो आप यहाँ पे दो तरह के मोशन इसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है, मोशन का डेफिनेशन चेंज हो जाता है। तो कौन सा चीज़ मोशन में है या कौन सा चीज़ मोशन में नहीं है, या फिर मोशन का डायरेक्शन क्या है, ये सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। एक और एग्जांपल देते हैं कि जैसे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और यहाँ पे ट्रेन जो है वो आ रही होती है, ठीक है। तो कभी कभी आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं और ट्रेन जस्ट इधर से अगर आ रही है तो आपको ये लगता है किसी टाइम कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म मोशन में, बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है वो मोशन में है या मोशन में नहीं है, ये कह पाना मुश्किल चीज़ है। बिकॉज जब आप ट्रेन को स्टेशनरी मानते हैं तो आपको लगता है कि इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपका जो प्लेटफॉर्म है वो मोशन में है, लेकिन अगर आप अर्थ को स्टेशनरी मानते हैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में आपका प्लेटफॉर्म रेस्ट में है और ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म या अर्थ के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, किस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है, उसके ऊपर ही ये टोटल डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, या फिर वो मोशन में है या मोशन में नहीं है। एक ही चीज़ मोशन में हो भी सकता है और मोशन में नहीं भी हो सकता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। कि जैसे आपका ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जेड पी मान लेते हैं, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ये भी 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा, तो हम बोलते हैं कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में, क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, तो ये रेस्ट में। लेकिन अगर तीसरा अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, टी एक्स ले लेते हैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और ये जो है स्टेशनरी मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं और इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्टेशनरी है, इसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो हम देखेंगे कि ये दोनों जो है 2 किलोमीटर पर स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये भी मोशन में और ये भी मोशन में, और मोशन का स्पीड क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो now I think the concept of motion and rest is clear. The same thing can be in rest or can be in motion. We can define motion or the position of rest only when the frame of reference is well defined. Without frame of reference, it is very difficult to say that which body is in motion or which body is in rest. My bike is in motion when I am seeing the road, but my bike is in rest when I consider myself as a frame of reference, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में बाइक का पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं, तो हम बोलेंगे कि मेरे रिस्पेक्ट में बाइक जो है वो रेस्ट में है, लेकिन रोड के रिस्पेक्ट में बाइक जो है वो मोशन में है। नाउ आई थिंक द थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ सी वी हैव डिस्कस द मोशन। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर इंक्लूड कर दूंगा। रेस्ट एंड मोशन क्लियर हुआ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि ये चीज़ क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो लास्ट में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, और फिर से एक बार उसको देख लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है कि सिंपली अगर आप ए से यहाँ से एक पॉइंट है, ए से आप चलना स्टार्ट किए, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और आपका जो पॉइंट है तो ये आपका पॉइंट ए है, तो यहाँ से आप चलना स्टार्ट किया और ऐसे चलते हुए आप जो है बी पे पहुँच जाते हैं,
ओके। और तो ये जो टोटल लेंथ है जहाँ से आप चलना स्टार्ट किया इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। आप बी पे पहुंच गए, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्टिनेशन। तो ए से बी तक आने में आपने जो एक्चुअल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, एक्चुअल पथ जो ट्रेवल किया है, इस एक्चुअल पथ का जो लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पथ ट्रेवल्ड बिटवीन द ए एंड बी, एंड ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बट वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा ही डायरेक्शन के साथ दिया जाता है। तो हम बोलते हैं कि इसको इस तरीके से दिखाते हैं, ये जो साइन है वो वेक्टर का साइन होता है जो दिखाता है कि ए बी हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं। तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विथ डायरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। ओके, नाउ सी कि अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें और फाइनली यहीं पे पहुंच गए और इसका रेडियस अगर एक सर्कुलर पथ था, रेडियस था आर, तो हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2 पाई आर, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जो ओरिजिन भी यही है डेस्टिनेशन भी यही है, तो इनके बीच का जो लेंथ है वो क्या है 0। तो हम बोलते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0, लेकिन डिस्टेंस क्या है 2 पाई आर। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सर्कुलर पथ है, ओके, इसका रेडियस है 7 मीटर। आप यहाँ पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करते हैं और डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच जाते हैं बी पे, डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच जाते हैं बी पे। तो हम बोलते हैं डिस्टेंस कितना है, तो हम बोलते हैं डिस्टेंस इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कि पाई आर। ओके, मतलब कि 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7, दैट इज कि 22 मीटर। ओके, तो जो डिस्टेंस है वो आपका ये वाला पथ है और ये कितना निकल के आता है 22 मीटर। लेकिन अगर हम पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो ये ओरिजिन और डेस्टिनेशन इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है 7 मीटर। रेडियस है तो ये 7 मीटर हो गया, ये 7 मीटर हो गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया 14 मीटर। ओके, एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं कि ये सर्कुलर पथ है और इस सर्कुलर पथ पे कोई बॉडी है वो चलना स्टार्ट करता है इस पॉइंट ए से और ये ट्रेवल करता है और 270 डिग्री ट्रेवल कर लेता है, मतलब कि ये जो एंगल है कितना है 270 डिग्री, इतना ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो, तो जो डिस्टेंस है वो आपका ये वाला पथ है, ओके, ये पथ का लेंथ है, तो ये आपका कितना आएगा 3/4 इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये ओरिजिन ये डेस्टिनेशन, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपका आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये आ रहा है ये 90 डिग्री है, तो वी नो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम दैट इज कि दिस डिस्टेंस इज r√2। ओके, तो ये डिस्टेंस हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट और ये आपका क्या है डिस्टेंस। तो यू कैन सी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट thing. If you are traveling on a straight line, then the distance and displacement is always equal, but the difference is that the displacement have direction in it and the distance does not have direction in it. डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा अगर बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है आपने देखा कि यहाँ 0 भी हो सकता है, ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे आप पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी जाना था, इधर जाना था, लेकिन आप इधर चले गए, तो ये हम डिस्प्लेसमेंट जो मेजर करेंगे वो हम नेगेटिव साइन के साथ मेजर करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन दिखाता है कि डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच यू आर विलिंग टू मूव। आपके डिजायर के अगेंस्ट कोई काम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। जैसे अगर लॉस हो जाता है तो हम बोलते हैं नेगेटिव। ओके, तो यू वर डिजायरिंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन बट यू हैव मूव्ड इन दिस डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड द नेगेटिव डायरेक्शन। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट जो डिस्टेंस है दैट विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। इट इज always a positive quantity, it is magnitude only. Okay, now anything more if there is a distance and displacement which might be a question in your mind, you can ask in WhatsApp or comment also, we will discuss them too. Okay, now see speed and velocity I have already let us come to this. I think the next topic is the speed and type of motions. Okay, now see the type of motions. तो we do not have to go very much detail in the type of motion, just समझ लीजिए कि मोशन जो है एक तो रेक्टिलिनियर है अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, अगर कर्व पे ट्रेवल करता है तो इसको कर्विलिनियर बोलते हैं।
अगर वो सर्कुलर पथ पे है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है कि सर्कुलर पथ पे है तो सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अगर वो किसी प्लैंक पे जो कि किसी एंगल से झुका हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है ये बॉडी, तो स्लाइडिंग मोशन बोलते हैं। अगर वो उसके ऊपर रोल कर रहा है ओके, तो ये होता है आपका रोलिंग मोशन। ठीक, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ motions which have been given in class 7 or class 8, I think. Now see, also there are other motions also, like rotatory motion, when something rotates around the axis। जैसे कि जो अर्थ है वो एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, तो हम बोलते हैं कि अर्थ जो है रोटेटरी मोशन में, या फिर हमारे घर का जो दरवाजा होता है वो रोटेट करता है, या फिर जो आपका टैप है वो रोटेट करता है, तो दिस इज इन रोटेटरी मोशन। ओके, this is in rotatory motion. Now see, the next topic was speed, velocity and acceleration. See, what is speed? Speed is defined as the distance travel in a unit time। मतलब कि अगर आप ए से चलना स्टार्ट करते हैं और बी पे पहुंच जाते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस वो अगर 18 किलोमीटर है और आप 3 आवर का टाइम लेते हैं ए टू बी तक जाने में, तो आपका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, आप यूनिट टाइम के अंदर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये 18 किलोमीटर है, ये 3 आवर है, तो यूनिट टाइम के लिए निकालने के लिए हम क्या देंगे, 6 किलोमीटर इन 1 आवर। तो 1 आवर में वो 6 किलोमीटर चलता है, तो दिस इज द स्पीड। तो स्पीड को डिफाइन किया जाता है कि एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम आपका सेकंड, मिनट, डे, कुछ भी हो सकता है, बट यूनिट होना चाहिए। 1 डे, 1 आवर, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 ईयर। तो इस यूनिट टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो एसआई यूनिट क्या होगा, तो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। एफपीएस में क्या होगा, तो फीट पर सेकंड। ओके, तो दिस आर द डिफरेंट यूनिट्स। नाउ स्पीड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक आदमी है जो कि अपने होम से, घर से चलना स्टार्ट करता है और अपने ऑफिस पहुंच जाता है, तो उसका जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। फिर ऑफिस से होम रिटर्न जाता है y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग अगेन, अ मैन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम हिज होम टू हिज हाउस विथ स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम his office to his house with speed y kilometer per hour। तो question is, what is the average speed? Is it x plus y divided by 2 kilometer per hour? Okay, usually sometimes by mistake we used to take this answer। Now स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो बट वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड अनदर थिंग वी हैव टू फाइंड द टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला ये तो दिया ही नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये डी डिस्टेंस चलता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, जाने में इसको डी लगा और आने में डी डिस्टेंस चला। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम लिखे टोटल डिस्टेंस, तो हम बोलेंगे कि ये कितना चला है, डी प्लस डी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी किलोमीटर। ठीक, टाइम 1 मतलब कि होम से ऑफिस जाने में कितना टाइम लगा, तो हम देखा टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो चाणक गया कितना, डी, किस स्पीड से गया, एक्स, तो इतना आवर लगेगा इसको होम टू ऑफिस जाने में। T2 ऑफिस टू होम आने में डी डिस्टेंस चला किस स्पीड से, y से, तो इतना डी बाई वाई टाइम लगेगा ऑफिस से होम आने में। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 एंड दिस इज इक्वल टू डी कॉमन कर लिए तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई आवर। ओके, तो हमारा निकल के टोटल टाइम डिस्टेंस निकल के आ गया, टोटल टाइम निकल के आ गया, तो एवरेज स्पीड कितना निकल के आएगा, तो एवरेज स्पीड is equal to twice of d total distance divided by d 1 by x plus 1 by y hour kilometer
डी से डी कैंसिल, और इसको सॉल्व करें तो ये x इंटू वाई ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये होगा आपका एवरेज स्पीड, ना कि ये होगा आपका एवरेज स्पीड। इस पे एक और क्वेश्चन ले लीजिए कि अगर एक आदमी है, वो अपने एक स्टूडेंट है, वो घर से निकलता है, अपने होम से निकलता है और अपने स्कूल जाता है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है, और रिटर्न आ जाता है 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो एवरेज स्पीड कितना होगा? तो सिंपली हम लोग एवरेज स्पीड क्या देखे थे यहाँ पे, 2xy x प्लस वाई। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 8 96 एंड 6 प्लस 8 दैट इज की 14। तो ये आपका निकल के आ गया 96 दैट इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 7, तो 48 बाई 7 किलोमीटर पर आवर। ओके, दिस इज द एवरेज स्पीड। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन वी कैन टेक ऑन दिस, कि एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक आदमी जो है वो पटना से जाता है आगरा, फिर आगरा से जाता है अमृतसर, और फिर अमृतसर से जाता है लाहौर, ठीक है, पटना से आगरा और आगरा से अमृतसर, अमृतसर से लाहौर, ठीक। पटना से आगरा में वो चलता है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, आगरा से अमृतसर में चलता है 40 किलोमीटर पर आवर का, अमृतसर से लाहौर चलता है 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। पटना से आगरा जाने में इसको लगे 3 आवर, आगरा से अमृतसर जाने में लगे 2 आवर, और अमृतसर से लाहौर जाने में लगे इसको 4 आवर। अब क्वेश्चन ये हो सकता है डिस्टेंस कुछ भी, बट वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन। अब क्वेश्चन की एवरेज स्पीड क्या हुआ? तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम आपको पता है कितना लगा, 3 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे और 4 9 घंटे। तो टोटल टाइम आपको टोटल कितना लग गया, 9 आवर। टोटल डिस्टेंस अब आपको निकालना, तो यहाँ पे कितना चला, आपको स्पीड दिया हुआ, टाइम दिया, तो डिस्टेंस निकल जाता है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 6 से 18 180 किलोमीटर यहाँ पे आ गया, ठीक, 4 दूनी 8 80 किलोमीटर यहाँ पे आ गया, 8 चौक 32 320 किलोमीटर यहाँ आ गया। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो आपका कितना चला, 0 8 8 16 और 16 है एंड 2 18, 8 1 कैरी 1 3 4 एंड 5 580 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस चला 580 किलोमीटर। तो अब आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज कि 580 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज कि 9 आवर। तो ये जो आपका निकल के आता है इसको कैंसिल आउट करिए, तो 9 6 54 40, तो ये आपका आ जाएगा 0.44 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया एवरेज स्पीड बिटवीन पटना टू लाहौर। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि अगर इस स्पीड से चलेगा तो उसको 9 घंटे ही लगेगा। अगर 64.44 स्पीड से पटना से लाहौर चलना स्टार्ट किया बिना किसी स्पीड में वेरिएशन के, तो वो 9 घंटे में पटना से लाहौर पहुंच जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। ओके, नाउ वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी जो है इसको हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब बहुत जगह होता है स्पीड और वेलोसिटी को इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी करेंगे जब आप स्ट्रेट लाइन में मोशन में होंगे, तो वहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, तो लेकिन एक डिफरेंस ये रह जाएगा आपका कि जो स्पीड है उसमें डायरेक्शन नहीं होता, और जो वेलोसिटी है उसके अंदर डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिए। लेकिन अब एक एग्जांपल देखिए कि आप जो सर्कुलर मोशन वाला एग्जांपल लिए थे, ये वाला, तो और इसका जो था ये रेडियस था वो था 7 मीटर का,
ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो आपका अगर ए से चलना स्टार्ट किया और बी पे पहुंच गया तो स्पीड कितना आएगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया 2πr डिवाइडेड बाय 2, और हम मान के चलते कि ए टू बी जाने में इसको 2 आवर का समय लगा होगा, ठीक है। टाइम जो लगा वो 2 आवर लगा ए टू बी जाने में, ओके ना। तो ये आपका कितना आएगा, तो ये आपका आएगा पाई आर बाई 2 आवर, पाई आर बाई 2 आवर। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7 इंटू 1/2, 7 to 7 कैंसिल, ये हो गया आपका 11 आवर का, सॉरी व्हाट हैपेंड, किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो स्पीड निकल के वो कितना आ गया 11 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम आपसे पूछे वेलोसिटी कितना है, तो आप देखिएगा कि वेलोसिटी जो है वो आपका आएगा 7 + 7 दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो दैट इज 7 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द स्पीड। यू कैन सी द स्पीड एंड वेलोसिटी नॉट सेम। अगर इसी सर्कल पे अगर वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है ए से और ए पे ही पहुँच जाता है एक पूरे सर्कल को चलने के बाद, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। तो हम बोलते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या है 0, लेकिन स्पीड जो है वो आपका क्या होता है 2πr डिवाइडेड बाय जो तो पूरा जो टाइम लगा है इस पॉइंट तक आने में हो, तो ये आपका स्पीड होता है और ये आपका वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी को हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट में जो वेरिएशंस आएंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई change in time, that is time taken, that is called the velocity and time का relation, okay। now see one more thing, velocity और time का जो ग्राफ होता है उसमें, हालांकि बीपीएससी तो इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता, बट वी कैन सी इन अ वेरी ब्रीफ दैट दिस different type of velocity time graphs। ये है आपका स्पीड और ये है आपका टाइम। तो अगर इस तरीके का ग्राफ है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो हम बोलते हैं कि जो वेलोसिटी है वो है कांस्टेंट। मतलब कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। ये लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक ना। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, तो हम बोलते हैं स्पीड जो कांस्टेंट है। तो एस टी ग्राफ जो है वो होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन, ओके। नाउ अगर ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो ये वाला जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट वेलोसिटी को, कांस्टेंट वेलोसिटी को। अगर वे है और ये टी है और इस तरीके से अगर ग्राफ है, तो हम बोलते हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, ठीक ना, वे चेंज हो रहा है। ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो थोड़ा सा अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम बोलते हैं कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, तो हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और अगर ये v है, अगर ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो अगर ग्राफ इस तरीके से, तो हम देखें वेलोसिटी विद टाइम कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। अगर ये आपका एक्सेलरेशन है और ये आपका टाइम है और ग्राफ कुछ इस तरीके से, तो हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर आपका ये एक्सेलरेशन है, ये आपका टाइम है, अगर कुछ ग्राफ इस तरीके से है तो हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका वेलोसिटी जो है वो ये है और ये आपका टी है, तो अगर ग्राफ कुछ इस तरीके का है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर आपका ये डिस्टेंस है और ये s का मतलब स्पीड नहीं समझ लिया, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका स्ट्रेट लाइन है, द विथ टाइम पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे बोलते हैं बॉडी जो है वो रेस्ट में। तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स जो कि एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट फॉर
our concept they must be clear. One more thing कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और ये एक अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इसके नीचे का जो एरिया है, मतलब टाइम एक्सिस और इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो आपका देता है डिस्प्लेसमेंट। और इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, तो ये जो है टाइम एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा थीटा, तो जो tan थीटा का वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, मतलब कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आई थिंक नाउ वी शुड मूव ऑन अनदर टॉपिक। सी एक्सेलरेशन को बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि उसके बाद से हम लोग आगे मूव कर जाएंगे कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं डेल वी बाय डेल टी से, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी। एसआई यूनिट क्या होगा, तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, नाउ कुछ आगे हमारे पास क्या है टॉपिक्स जो देखने हैं, आई थिंक स्पीड से। ओके, नाउ प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक। तो इसके ऊपर कोई खास प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, बट 3 इक्वेशंस आप याद रख लीजिए कि कौन कौन से इक्वेशन होते हैं। 3 इक्वेशन है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s is equal to ut plus half a t square and v square minus u square is equal to twice of a s। ये आपको याद रखना है, इसका एक जनरल थ्योरी हम दे देते हैं। क्या चीज़ है ये, देखिए ये आपका कोई भी एक ग्राफ है जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक, और ये आपका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बना दिया, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें समझ लीजिए कि स्टार्ट जब किया था तो इसका जो वेलोसिटी था वो था u, और उस समय जो टाइम था वो था आपका t1, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम है वो आपका है t2, और तब तक इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ के क्या हो गया v। ओके, तो जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, मतलब कि v माइनस यू, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया, और जो टाइम का चेंज था वो क्या था t2 माइनस t1। अगर t2 माइनस t1 को हम लोग t मान लें तो v माइनस यू बाई t इज इक्वल टू a। तो यहाँ से देखिए ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। दूसरा चीज़ देखिए कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करें तो हम लोग ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकल जाएगा। तो इस एरिया को फाइंड करने का तरीका क्या है कि ऊपर वाले ट्रायंगल का पहले एरिया निकाल लीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, और उसके बाद नीचे जो रेक्टेंगल बना उसका एरिया निकाल के ऐड कर लीजिए। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द टाइम एक्सिस एंड द ग्राफ, पहले ही बताया। तो जो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस है t2 माइनस t1 दैट इज की t, और हाइट कितना है v माइनस यू, ठीक है। दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट v माइनस यू, और दिस इज द बेस t2 माइनस t1 दैट इज t, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, दिस इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाई u, दैट इज कि ये वाला लेंथ आपका u है और ये वाला लेंथ आपका क्या है t, तो u इंटू टी। अब इसको लिख लीजिए u t प्लस 1/2 इंटू टी v माइनस यू। अब यहाँ पर देखिए v माइनस यू का वैल्यू यहाँ से क्या चीज़ है, तो v माइनस यू का जो वैल्यू है वो आपका है 80, इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है ut प्लस 1/2 इंटू टी इंटू 80 दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड वाला देखिए, ये देखिए ये जो पूरा है, ये पूरा है, ये आपका एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है मतलब कि जिसका दो साइड पैरेलल है।
तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका दो साइड पैरेलल होता है उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया निकलता है वो आपका क्या निकलता है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये पैरेलल साइड है, ये है u और ये आपका टोटल है पूरा b। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया u प्लस b इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है t, तो दैट मल्टीप्लाई बाई t। तो 1/2 इंटू यू प्लस b। t का वैल्यू देखिए फर्स्ट इक्वेशन से, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है ये आपका t का वैल्यू क्या देगा, t इज इक्वल टू b माइनस यू बाई ए, यहीं से देख लीजिए t इज इक्वल टू b माइनस यू बाई ए, इसको यहाँ पे लिख देते हैं b माइनस यू बाई ए। ठीक है, तो ये अब आपका वैल्यू क्या आता है 1/2 ऑफ a और b माइनस यू इंटू बी प्लस यू। इसको थोड़ा सा इधर उधर लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2a इधर चला जाएगा तो ये हो गया 2as और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस। तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन निकल के क्या आया 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस। ये है आपका इक्वेशन का थर्ड मोशन का थर्ड इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशन आपको रहना चाहिए कि हो सकता है कि क्वेश्चन आपको दे दे और बोले कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपको याद रखना होगा कि द फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकंड इज 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एंड द थर्ड इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एंड दैट वुड बी द लास्ट ऑफ द टुडे सेशन। ओके, क्वेश्चन है कि एक आदमी है, ठीक है, और वो ग्राउंड फ्लोर से एक बॉल फेंक रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और इस बॉल का जो स्पीड था वो था 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस यही कहानी है हमारे पास कि जो आदमी है वो 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बॉल को हवा में फेंक दिया ऊपर। अब क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड, कि जो बॉल है वो मैक्सिमम कितने हाइट तक ऊपर जाएगा। सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि जो बॉल है वो फेंकने के कितने देर बाद हाथ में रिटर्न आ जाएगा। दो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पॉसिबल है बट हम लोग दो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड निकालना है हमको। ठीक है, तो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लीजिए। हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी था वो है आपका 40 मीटर पर सेकेंड जिससे हमने फेंका था। जो एक्सेलरेशन है जी का वैल्यू जो हमेशा ही है वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता लेंगे कैलकुलेशन के टाइम में। यहाँ पर हम लोग 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा रिलेटिवली आसान होगा 9.8 से। तो जी का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास क्या दिया, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उस समय का जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा 0, और फिर उसके बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे जो v एट पॉइंट P हम ले लेते हैं इसको, दैट इज मैक्सिमम हाइट एंड दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर। अब तीन चीज आपको मिलेगा u, z एंड v। तो u, z एंड v मतलब u, a एंड b, u, a एंड b में आपका क्या रिलेशन है, देखिए u, a एंड v में आपका फर्स्ट इक्वेशन जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका टाइम निकल जाएगा, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो डेट इज इक्वल टू v का वैल्यू है आपका 0, u का वैल्यू है 40 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन जो है आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई t। तो t का वैल्यू जो आता है वो निकल के आता है 4 सेकेंड, मतलब कि ऊपर जाने में इसको टोटल कितना टाइम लगा 4 सेकेंड का। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना हो, तो हमको पता है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GS। जी और ए सेम चीज़ है, तो यहाँ से आपका s का वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू तो 0 है, तो 0 माइनस यू स्क्वायर मतलब कि 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। ठीक है, इसको 0 से कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, तो ये आपका हो गया 80 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा 80 मीटर, तो ये हाइट आपका कितना हो गया 80 मीटर का। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया देखते हैं। तो जब यहाँ से फेंक के ऊपर गया फिर रिटर्न यहीं आ गया, तो टोटल टाइम में आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था 0, तो डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 0, u का वैल्यू है 40, t हमको निकालना है प्लस हाफ इंटू -10, g का वैल्यू इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा t 40 -5 t
इज इक्वल टू 0। अब या तो t इज इक्वल टू 0 होगा या फिर ये वाला वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से t का वैल्यू हमारा क्या आएगा 8। मतलब कि t का वैल्यू जब 0 था तब वो यहाँ पे था, और दूसरा कब, जब वो 8 सेकंड के बाद यहाँ पे था। मतलब कि फेंकने के 8 सेकंड के बाद जो बॉल था वो यहाँ था। इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना आ गया 8 सेकंड का। इसका जब बॉल हमने फेंका तो हमारे हाथ में रिटर्न आते टाइम कितने टाइम में वो रिटर्न आ जाएगा, तो 8 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आज का बस इतना ही है। और कुछ अगर छूट गया है तो आप व्हाट्सएप में बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए। आई विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वी विल सी द फोर्सेस, द फ्रिक्शन, द एंगुलर वेलोसिटी and about and work energy and power. We may discuss something about gravitation also, satellites. Too many topics are there. We will try to cover it this all in 6 or maximum 7 lectures. Okay, now there was a question which was asked in the comment section, that question was that कि सर कि जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर। दिस इज अ पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर, ये सरकमफ्रेंस बोलिए, पेरीमीटर बोलिए। जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का, वो है 2 पाई आर। तो जो आर का वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो r का जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, अगर पाई का जो वैल्यू है वो तो इरेशनल वैल्यू है। पाई का वैल्यू हमें पता ही नहीं है कि पाई का वैल्यू क्या है। इसका तो हम लोग लगभग जो वैल्यू है वो 22/7, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये 3.14 एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर इसको पाई का वैल्यू निकाले तो इन्फिनिटी तक निकलते चला जाता है। तो फिर सर हम ये कैसे निकालेंगे रेडियस का वैल्यू। तो और आपने कहा था कि जो लेंथ है वो मेजरेबल चीज़ है, तो इसका अंदर रेडियस जो है वो मेजरेबल होना चाहिए था। बट हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो रेडियस मेजरेबल नहीं है। तो सीधा मतलब ये है कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, जो सर्कल का जो पाई का वैल्यू है वो क्या चीज़ है, वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। ठीक है, और जो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है ये कभी भी आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता, ये एक इरेशनल वैल्यू आता है, इरेशनल वैल्यू आता है। ठीक, तो हमारा जो सारा कहानी है वो यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर। एक और चीज़ है मैथमेटिक्स के अंदर कि जो रेडियस है वो भी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, है ना। दिस इज स्लाइड चेंज्ड। जब आप यहाँ से अगर एक सर्कल बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो सर्कल है आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स पथ, वो कभी भी इस पॉइंट को कोइंसाइड नहीं करता। बेसिकली बात क्या है कि यहाँ से अगर आप ओरिजिनेट कर रहे हैं और सर्कल को आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो एंड पॉइंट है वो इस पॉइंट को, इस ओरिजिन वाले पॉइंट, एक थर्ड पॉइंट समझ लीजिए, उसको ये टेंड कर रहा है, उसके करीब पहुंच रहा है, लेकिन उसको वो मिस कर जाता है, उसको पहुंचता नहीं है। तो जो सर्कल का जो रेडियस है वो एक एक्चुअल लेंथ नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम इन आई थिंक सर्कल, दैट वी कांट ड्रॉ रियल सर्कल, जो कि जहाँ पे ओरिजिन और जो ये जो पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट किया था चलना, वो फाइनली उसी पॉइंट पे पहुँच जाए। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक दैट इज impossible to draw a circle, an ideal circle, you can say that, because radius जो है खुद में ही एक exact value नहीं होता है। Okay, I think now it is clear to you. If there are any more doubts, you can ask it in comment, or you can ask it in the WhatsApp group or WhatsApp number. We will discuss it in next video. So we have discussed today motion, distance displacement, type of motion, speed, velocity, acceleration. Some we have also seen surplus in the since the video has become some large, so I have to end this session. We will discuss more thing in the next video. Thank you so much. Good night, everyone. This is Education 360.